तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारे सामने क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 3x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 और बी एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 3 का हल x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 है। तो a और b के मान बताएं। हमको a और b का मान बताना है। जब समीकरण युग्म में जो हमारे पास ये समीकरण है और ये समीकरण है, तो ये दोनों मिलकर के समीकरण युग्म हुआ। इसका जो हल है ना, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है, तो हमको a और b का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। समीकरण युग्म हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस ए वाई इक्वल टू 1। इसको मैंने बोल दिया ये पहला समीकरण है। बी एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 3 ये समीकरण दूसरा है। तो समीकरण एक में x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण एक में हम लोग वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं, जो जो हमारे पास दिया हुआ है x का और y का। तो हमारे पास 1 ये वाला है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमारे पास 1 दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, प्लस a इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 3 1 3 प्लस 2a इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1 माइनस 3 हो जाएगा, एंड 2 से 2 कैंसिल करा लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। a इक्वल टू हमारे पास मान आएगा कितना, -1 में, ठीक है। तो चलिए हमारा a का वैल्यू जो है ना वो आ चुका है। चलिए अब हम समीकरण 2 में x और y का मान रख देंगे, तो b का वैल्यू यहाँ से हमको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 रखने पर, तो b इंटू 1 हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर x है, तो x का मान हमारे पास 1 है, तो b इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू हमारे पास 2 है, इक्वल टू 3 हो गया। तो b में 1 से इंटू करेंगे तो b हो जाएगा माइनस 2 जो 4 इक्वल टू 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 7 हमारे पास आ गया। तो a का और b का जो मान है हमारे पास निकल कर आ चुका है। अब चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, अतः a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 7 आंसर, ठीक है। यहाँ से आंसर हटा सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको 3 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 के कितने हल होंगे। तो इसका आंसर होगा अनगिनत, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर बोला हुआ x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। अच्छा सोचिए कि मैं अगर x के जगह पर 0 रखता हूँ, ठीक है, क्या मैंने रखा, x के जगह पर 0 रखा, तो y इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 6 बराबर क्या होगा 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम अगर यहाँ पर x का वैल्यू रखें 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे करके इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। और भी देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा -1, तो यहाँ पर क्या होगा यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना तक मैंने आपको समझा दिया। और भी बहुत सारे हल हो सकते हैं इसके, यानी कि अनगिनत हल हो सकते हैं, सिंपल बोले तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है। हमको रिक्त स्थान को भरना है। देखिए समझते हैं पहले। यहाँ बोला पहला कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है खालियास्थान समीकरण कहलाता है। तो देखिए वैसा समीकरण युग्म जिसका केवल एक और केवल एक हल होता है, वह समीकरण जो कहलाता है अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, अविरोधी, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे बोला वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो खालियास्थान समीकरण कहलाता है, तो वह समीकरण विरोधी कहलाता है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में पहले समझा दिया हुआ है, तो आप चाहें तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आप जाकर के वहां पर पहले अच्छे से देख कर आए, आपको पक्का समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला पहला, ये क्वेश्चन बोला कि युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 के कितने हल होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो युगपत हमारे पास समीकरण जो दिया हुआ है वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। दूसरा जो हमारे पास है
यहाँ पर समीकरण 4x + 6y = 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जांच करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a1 बटे में a2 लिख देंगे, इक्वल टू b1 बटे में b2 लिख देंगे, इक्वल टू c1 बटे c2 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बटे में 7 ही होगा, केवल क्योंकि यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉट इक्वल कर देंगे। तो साफ सुथरा में लिख देते हैं 1 बटे में 2 इक्वल टू 1 बटे में 2 नॉट इक्वल टू 8 बटे में 7। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास होता है तो इसके लिए जो रेखाएं बनती है वो समांतर बनती हैं। तो समांतर में एक भी पॉइंट जो है ना वो टच नहीं होता है, तो इसी के चलते इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था अच्छा बहुत ही। तो आप चाहें तो जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे तो आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए दूसरे को लिखते हैं। युगपत समीकरण x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16 के कितने हल होंगे। तो अगर ध्यान दीजिएगा ना, युगपत समीकरण में यानी कि यहाँ पर हमारे पास समीकरण है और एक हमारे पास यहाँ पर समीकरण है, ये दो समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि a1 b1 और c1 जो है वो लेफ्ट में दिया हुआ है और जो 0 है वो राइट में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, a1 a2 b2 लेफ्ट में दिया और राइट में दे दिया क्या, यानी कि c2 दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो c2 हमारे पास है ना इसको लेफ्ट में लाएंगे। चाहे अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ का जो c1 है इसको राइट में लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी कि c1 जो है या तो लेफ्ट में रहे या तो राइट में रहे तो हमारे लिए अच्छा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण लिखा x + 2y - 8 = 0, और इस समीकरण को मैंने ऐसे करके लिख दिया 2x + 4y, और यहाँ पर सेक्शन जो राइट में था इसको लेफ्ट में ला दिया तो -16 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जांच करना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a1 बटे में a2 और इक्वल टू b1 बटे में b2 इक्वल टू c1 बटे में c2 लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है a1 और b1 का, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो a1 बटे में a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे में 2, आप ऐसे समझ सकते हैं, इक्वल टू 2 बटे में 4 हो जाएगा, इक्वल टू -8 बटे में -16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 2 जो 4 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जो 16, तो 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2। ठीक है, तो हमारे पास तीनों जो यहाँ पर अनुपात है ये तीनों बराबर आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या होता है, अनगिनत हल होता है, क्योंकि जब a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 c1 बटे में c2 होता है तो ये जो दोनों रेखाएं होती है वो ओवरलैपिंग करके जाती है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर होकर जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अनगिनत हल होता है क्योंकि हर एक पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, ये वाला। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं 3 को। ठीक है, तो समीकरण निकाय 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11 के कितने हल होंगे, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा इस समीकरण को मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, समीकरण निकाय को यहाँ पर लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम जांच करना स्टार्ट करते हैं। 2 बटे में 6 इक्वल टू 3 बटे में 5 इक्वल टू 7 बटे में 11 लिख दिया क्या, 2 3 6, और ये कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा 1 बटे में 3, यहाँ पर देखिए 1 बटे में 3 है, 3 बटे में 5, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो नॉट इक्वल कर देंगे। यहाँ भी दोनों इक्वल नहीं तो नॉट इक्वल कर देंगे। हालांकि पहला ही अगर नॉट इक्वल होता है तो हम लोग आगे क्या देखेंगे, चाहे देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया साफ सुथरे में 1 बटे में 3 नॉट इक्वल टू 3 बटे में 5। तो इसी के चलते इसकी ऐसे करके रेखाएं बनती हैं, यानी कि प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर कट करेंगे तो एक और केवल इसका एक हल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो तीनों क्वेश्चन है 1 2 3 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।